हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एम गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बार फिर से हम सभी जुड़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के नए टॉपिक पर, जिसका नाम संविधान की अनुसूचियां हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। और इसके पहले हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके सदस्य कौन थे, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग आदि को बहुत बारीकी से, बहुत ही बढ़िया ढंग से देखा है। तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अनुसूचियाँ होती क्या हैं। तो अनुसूचियाँ आप ऐसा समझिए कि एक ऐसी आपकी तालिका है जिनमें ऐसे विषय वस्तुओं का, एक ऐसे आपके नियमों का संग्रह है जिसका वर्णन अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया है, उसे ही अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगर बात किया जाए भारतीय संविधान के मूल रूप में, जब संविधान आपका बना था उस समय आपकी 8 अनुसूचियाँ देखने को मिलती थी। कितनी? आपकी 8 अनुसूचियाँ देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें 4 और जोड़ दी गई। इस तरह से अब आपकी टोटल अनुसूचियाँ देखने के लिए 12 देखने को मिलती हैं। तो भारतीय संविधान में अगर टोटल अनुसूचियों की बात किया जाए तो यह आपकी 12 देखने को मिलती हैं। अब यह 12 अनुसूचियाँ किस विषय से संबंधित हैं, कहाँ से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए अपने आज की वीडियो का आनंद लेने के लिए। तो आइए हम लोग एक एक करके बहुत ही बारीकी से अपने विषय वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो आपकी प्रथम अनुसूची है, जो आपकी पहली अनुसूची है, इसके अंतर्गत आपके राज्यों का नाम, उनका न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का नाम और सीमा, कहाँ तक का इनकी सीमा है और संघ राज्य क्षेत्र का नाम क्या होगा, इन बातों का उल्लेख किया गया है। बहुत बढ़िया। दूसरी अनुसूची की जब हम बात करते हैं, जब हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूचियों में आपकी परिलब्धियाँ व भत्ते, विशेषाधिकार व इससे संबंधित प्रावधान जो है वह आपके दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है। अब देखिए, परिलब्धियाँ मतलब होता क्या है। तो परिलब्धियाँ आप ऐसा समझ लीजिए बोनस, जो कि आपके वेतन के अतिरिक्त जो भी आपको लाभ दिया जाता है वो आपका बोनस कहलाता है। उसी बोनस को यहाँ पे परिलब्धियों नाम से जाना गया है। तो दूसरी अनुसूची में आपका परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार, इससे संबंधित प्रावधान। लेकिन किसके भत्ते संबंधित? तो इसमें जो आपके भारत के राष्ट्रपति महोदय हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति महोदय हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय हो गए, राज्य विधान परिषद के सदस्य आपके हो गए, सभापति और उपसभापति, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी आपकी परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान जो आपका दिया गया है वह आपका दूसरी अनुसूचियों के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे तीसरी अनुसूची पर। और तीसरी अनुसूची क्या वर्णित करती है? तो तीसरी अनुसूची में आपके उम्मीदवारों के शपथ अथवा प्रतिज्ञान का वर्णन है। अब देखिए, प्रतिज्ञान क्या एक नया शब्द है। तो प्रतिज्ञान का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञान का मतलब भी शपथ ही आपके होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट का आपका नहीं है। तो आपका प्रतिज्ञान का मतलब भी शपथ होता है। अब किसके शपथ की बात किया गया है तीसरी अनुसूची में? तो देखिए, संघ के मंत्री हो गए, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक महोदय हो गए, राज्य मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इनके संबंध में जो आपका शपथ है, प्रतिज्ञान है, उससे संबंधित जो आपकी बातें दी गई हैं वह आपकी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दी गई हैं। देखिए, कोई भी आपका संघ का मंत्री होता है या आपका जो है राज्य का मंत्री होगा, वह तब तक मंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि वह शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है। शपथ ग्रहण के बाद ही वह एक नियमित रूप से, एक आधिकारिक रूप से मंत्री के पद को, मंत्री कार्यभार को ग्रहण कर लेता है। तो तीसरी अनुसूची में आपके उम्मीदवारों की शपथ अथवा प्रतिज्ञान का वर्णन है। चलते हैं आगे चौथी अनुसूची। और चौथी अनुसूची जो है वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, देखिए, आपके जो भी राज्य हैं उसमें बहुत सारे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश में आपके क्या है कि राज्यसभा भी स्थित है आपके। ठीक है, राज्यसभा की सीटें उसमें आवंटित हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, किसकी? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी लोकसभा की 80 सीट देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? 80 सीट मिलती है। ठीक है, राज्यसभा की 31 देखने को मिलती है। तो जो राज्यसभा की हमको 31 देखने को मिल रही है, ऐसे ही अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपको सीटें देखने को मिलती हैं। तो चौथी अनुसूची में जो आपके है वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य में कितनी संख्या में आपके राज्यसभा की सीटें होंगी, इस विषय में जानकारी जो प्रदान करता है
वह आपकी चौथी अनुसूची के अंतर्गत लिखा गया है। बहुत बढ़िया। तो प्रथम अनुसूची आपकी राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और सीमा संबंधित है। दूसरी अनुसूची आपकी परिलब्धियों पर भत्ते हो गए विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान से संबंधित है। तीसरी अनुसूची आपके उम्मीदवारों के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। और चौथी अनुसूची की बात किया जाए तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके जो है राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित होती है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। पाँचवीं अनुसूची क्या कह रहा है? तो पाँचवीं अनुसूची में आपके भैया दिया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। ये देखिए यहाँ पर यह आपका महत्वपूर्ण बन जाता है कि पश्चिमी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो पश्चिमी अनुसूची में आपके अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो हैं उनके बारे में, जो उनका क्षेत्र है उसके बारे में प्रशासन कैसा होगा और वहाँ पर नियंत्रण कैसा होगा, इस विषय में उल्लेख किया गया है। और छठी अगर हम अनुसूची का बात करेंगे तो छठी अनुसूची में आप 4 राज्य याद रखिएगा। कौन कौन से आपके राज्य हैं? तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यह जो राज्य हैं यहाँ की जनजातियों के बारे में जो बताता है वह आपका छठी अनुसूची के अंतर्गत है। अगर हम सातवीं अनुसूची की बात करेंगे तो सातवीं अनुसूची में आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विधान दिया गया है। अच्छा, अब ये समझिए कि संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची क्या है। इससे पहले देख लेते हैं कि इसमें विषय कितने कितने दिए गए हैं। तो संघ सूची, जब आपका संविधान बना उस समय इसमें 97 विषय थे। आज के समय में, वर्तमान समय में जब हम बात करेंगे तो संघ सूची में आपके 100 विषय देखने को मिलते हैं। जब हम राज्य सूची की बात करेंगे तो मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, मगर आज की तारीख में, वर्तमान में इसमें आपके 61 विषय देखने को मिलते हैं। वैसे बात किया जाए समवर्ती सूची क्या है, तो समवर्ती सूची में पहले आपके 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान रूप में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपके 52 विषय देखने को मिलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, विषय क्लियर हो गया कि संघ सूची में आपके 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। अब ये बात हो रही है भैया ये सूची है क्या, आखिर में संघ सूची क्या है, आपकी राज्य सूची क्या है या आपकी समवर्ती सूची क्या है। तो देखिए संघ सूची में कौन से विषय आएंगे, तो संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण आपके विषय आएंगे जिसका जो है नियम का निर्धारण, कानून जिस पर आपकी केंद्र सरकार बनाती है, उसमें कौन कौन से आपके विषय हो जाएंगे, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, युद्ध शांति समझौता, रेलवे, बैंकिंग जैसे आपके 100 विषय किसके अंतर्गत आते हैं, आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब राज्य सूची में कौन कौन से आपके विषय आएंगे, तो राज्य सूची के अंतर्गत आपके आ जाएगी राज्य की पुलिस आ जाएगी, भूमि आ जाएगी, वन आ जाएंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगी। इस तरह के जो विषय हैं, ऐसे आपके कुल 61 विषय किसके अंतर्गत हो जाएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ क्या था, जिस विषय में संघ कानून बनाता है, आपका केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसको कह देते हैं अब जो है संघ सूची, और जिस विषय में हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है, उसके कानून का पालन किया जाता है, उसको कह देते हैं राज्य सूची। लेकिन अब मामला थोड़ा सा इससे और अलग हुआ। कई बार क्या होता है, किसी विषय पर राज्य भी कानून बना रही है और संघ भी, यानी केंद्र सरकार भी कानून बना रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब कहीं पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही विषय पर कानून बना रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो केंद्र सरकार का कानून बनाया गया है, जो संघ का कानून है, वो प्रभावी माना जाता है, वह लागू किया जाता है। तो आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की ये आपकी कहानी थी। तो आपकी 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी सूची की बात किया जाए तो आपके 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनसे जो संबंधित प्रावधान है, उनसे संबंधित जो आपका प्रशासन है, उनसे संबंधित जो आपका नियंत्रण है, उससे संबंधित बातें आपकी छठी अनुसूची के अंतर्गत दी गई हैं। 7वीं सूची में आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विधान है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय देखने को मिलते हैं, राज्य सूची में आपके 61 विषय देखने को मिलते हैं, और समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर आपके 52 विषय देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपकी 8वीं सूची क्या कह रही है, तो 8वीं अनुसूची आपकी 8th शेड्यूल जो है वह कहती है संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, देखिए संविधान में क्या है कि 22 भाषाओं को आपको मान्यता दी गई है, जिसके अंतर्गत आपकी असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सिंधी भाषा को मान्यता दी गई है। तो ये जो आपकी 22 भाषाएं हैं, इनकी जो मान्यता दी गई वो आपकी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। यानी कहा जा सकता है कि जो आपकी भाषा से संबंधित अनुसूची है
वह आपकी अनुसूची नंबर 8 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची भैया जो संबंधित है वह हो जाती है आपकी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित हो जाती है आपकी 9वीं अनुसूची। ठीक, 9वीं अनुसूची आप ऐसा एक थैला मानिए कि अगर इसके अंतर्गत कोई विषय वस्तु चली जाएगी तो फिर आप उसको किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में या फिर आप उस पर वाद नहीं कर सकते हैं, आप उस पर केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि 9वीं अनुसूची जब आपकी बनी तो इसमें क्या हुआ कि 1951 में संशोधन करके इसको जोड़ दिया गया था। हुआ ये कि जब सरकार 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो जमींदार थे उनके पास अत्यधिक भूमि थी और जो आपके क्या थे, एक तरह से कहा जाए कि भूमिहीन लोग थे, उनके पास भूमि ही नहीं थी। तो सरकार की ये मंशा थी कि जमींदारों के पास, जिनके पास अत्यधिक भूमि है, वहाँ से कुछ भूमि लेकर के भूमिहीनों को दे दिया जाए, एक समानता विकसित की जाए। लेकिन इसके विरोध में जो आपके जमींदार लोग थे चले गए कोर्ट कचहरी में। तो यहाँ सरकार ने निर्णय लिया कि एक 9वीं अनुसूची बनाई जाए। वहाँ पे क्या होगा, ऐसे कानून को उठा के डाल दिया जाएगा तो जो भी विषय आपके 9वीं अनुसूची में चले जाएंगे आप उस पर क्या कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही तो होता है। देखिए जैसे कि आज आप मान लीजिए कि आपका घर जो है रोड के किनारे है। ठीक, अब आगे 10 साल में, 15 साल में आपकी रोड चौड़ी होने वाली है तो क्या होगा भैया, आपको नोटिस मिल जाएगी कि आप अपना घर खाली कर दीजिए, तोड़वा दीजिए, यहाँ से रोड पास होने वाली है। अब आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, वो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यह आपकी 9वीं सूची के अंतर्गत के विषय हो गए। देखिए 10वीं सूची क्या है आपकी? 10वीं अनुसूची और मज़ेदार है। 10वीं अनुसूची आपकी 1985 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में और उसमें आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची आपकी संबंधित हो जाती है दल बदल पर रोक लगाने से। अच्छा, होता ये था प्रारंभ में कि राजनीति में एक अस्थिरता बनी हुई थी। कैसे? मान लीजिए आज के जीते हुए सांसद किसी दूसरी पार्टी में हैं, किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और शाम को क्या हुआ, ये किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। इस तरह से क्या होता था, एक चुनी हुई सरकार जो है गिर जाती थी, दोबारा फिर चुनाव कराने पड़ते थे। इसी में संशोधन ये किया गया कि अब अगर ऐसा करता कोई पाया जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा, उसकी सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी। तो दल बदल पर काफ़ी हद तक रोक लगाने के लिए और राजनीतिक स्थिरता को बनाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो 8वीं अनुसूची आपकी 22 भाषाओं से संबंधित है। वे 22 भाषाएं जिसे संविधान ने मान्यता दे रखी है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है और इसे 1951 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे बात किया जाए 10वीं अनुसूची, तो ये आपकी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। आगे चलते हैं 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखिए 11वीं अनुसूची जो आपकी है वो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारी के कुल से संबंधित है और इसके अंतर्गत आपके कुल 29 विषय देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत? यहाँ पे आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह आपका एग्जाम में पूछ लेता है कि 11वीं पंचवर्षीय जो आपकी पंचायतें हैं, पंचायतों में कुल कितना विषय सम्मिलित किया गया है। तो जो आपकी ग्राम पंचायत है, कहाँ पर जो आपकी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत जो आपकी है, ग्राम पंचायत में कुल आपके 29 विषय देखने को मिलते हैं। कितने? 29 विषय देखने को मिलते हैं और यह 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची जो हमारी है वह पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है और जो ग्राम पंचायत है उसमें आपके कुल 29 विषय देखने को मिलते हैं। यह आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे कि 1992 में लागू किया गया था, के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं 12वीं अनुसूची और लास्ट अनुसूची पर अपने। तो इसमें क्या दे रखा है? देखिए वहाँ पर 11वीं में क्या किया था, 11वीं में आपके ग्राम पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख किया गया था और वह 11वीं अनुसूची आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित थी। वहीं आपकी 12वीं अनुसूची जो है वह नगर पालिका की शक्तियों से संबंधित है। अब ग्राम पंचायत में आपके 29 विषय थे, लेकिन आपकी जो नगर पालिका संबंधित अनुसूची है, जो आपकी नगर पंचायत से संबंधित है, नगर पालिका जो आपकी है, इसमें कुल आपके 18 विषय देखने को मिलते हैं। आपकी 11वीं अनुसूची आपकी 73वें का संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और आपकी जो 12वीं अनुसूची है यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसको भी 1992 में ही जोड़ा गया था। इस तरह देखा जाए तो 11वीं पंचवर्षीय आपकी पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित हो जाती है। एक बार आइए इसको रिकॉल कर लेते हैं।
पहली अनुसूची राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और सीमा संबंधित है। दूसरी अनुसूची परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। तीसरी अनुसूची की बात किया जाए तो उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण या उनके प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची में आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके राज्यसभा की सीटों का आवंटन उससे संबंधित हो जाती है। पाँचवीं अनुसूची में आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची की बात किया जाए तो 4 राज्य का नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित जो आपका प्रशासन होगा, उनका नियंत्रण होगा, इससे संबंधित चर्चा यहाँ पर की गई है। 7वीं सूची में आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विधान दिया गया है। संघ सूची में आपके 100 विषय देखने को मिलते हैं, राज्य सूची में आपके 61 विषय देखने को मिलते हैं, वहीं समवर्ती सूची में आपके 52 विषय देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपकी जो संविधान, भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उनका वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार से संबंधित है और जमींदारी उन्मूलन इसी में शामिल है। 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित प्रावधान को लागू करती है। वहीं 11वीं पंचवर्षीय कहाँ से याद आ रहा बार, तो 11वीं अनुसूची जो आपकी है, 11वीं अनुसूची आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें कुल आपके 29 विषय देखने को मिलते हैं। और 12वीं अनुसूची जो आपकी है यह नगर पालिका से संबंधित है और इसके अंतर्गत कुल आपके 18 विषय देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूचियों को भी एक देखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और इसके साथ ही साथ अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए।